125 सेंटर मोहना में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की तीसरी क्लास में आ चुके हैं। हमने हिस्ट्री की 2 क्लास पहले कर चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल के बाद हमने पढ़ा जो एक प्रकार से प्रागैतिहासिक काल के बाद फोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, लोथल इनके बारे में पढ़ा। इनके बाद एक अपना नया युग आरंभ होता है, वैदिक काल। जो वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व हमने जो सिंधु घाटी से बता है वह हमने बताई थी 1750 में खत्म हो गई थी। 1750 में उसका खत्म होने का जो सॉलिड कारण माना जाता है, जो ओरिजिनल कारण माना जाता है, बाढ़ का माना जाता है कि भाई सिंधु नदी में इतनी पानी का भराव हो गया बारिश के कारण कि भाई सारी की सारी सभ्यता को क्या कर दिया, उसने खत्म कर दिया। ठीक है, एक कल हमने बताया था जब एक बात बताओ 1750 से लेकर 1500 तक जो टाइम पीरियड है बीच में कितने साल हो गए? 250 ईयर। कल दो का 150 ईयर निकल गया हुआ 250 ईयर। 250 ईयर का जो टाइम पीरियड है वो हिस्ट्री में कहीं पर भी डिनोट नहीं किया गया कि इन 250 ईयर में क्या हुआ। ठीक है ना, इस 250 ईयर में 2 से 50 सालों में क्या घटना घटी, इसमें क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। सीधा जो उल्लेख मिला है वो वैदिक काल का मिला है, 1500 ईसा पूर्व का मिला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जो वैदिक काल है ना, वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट कर करते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम 2 भागों में, एक तो ऋग्वैदिक काल और एक है भाई उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1000 BC या ईसा पूर्व। और जो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व मतलब BC। जो ऋग्वैदिक काल है इसमें तो हम ऋग्वैदिक काल के बारे में ही पढ़ेंगे। और 200 से पुराना वेद माना जाता है ना, 200 से पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद ही माना जाता है। और ऋग्वेद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें हम 3 वेद पढ़ेंगे। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और तीसरा भी अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। इसी उत्तर वैदिक काल में 2 ग्रंथों की रचना हुई थी। एक तो रामायण और एक ग्रंथ की और रचना हुई थी जिसका नाम देखो वहां महाभारत। रामायण की रचना तो किसने करी थी? वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना किसने करी थी? वेद व्यास। यहां तक क्लियर हो गया। जो ये ग्रंथ है ऋग्वेद का, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत,
ये सारे के सारे वैदिक काल का हिस्सा है। या तक समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? और इस काल के सबसे पवित्र जो ग्रंथ माने जाते हैं ना, वो रामायण और महाभारत माने जाते हैं। ठीक है। और भाई मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश का कारण माना जाता है वो क्या माना जाता है? मेनली बाढ़। ठीक है। 250 साल पहले क्या आई थी? बाढ़ आई थी, और बाढ़ के कारण सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक के बाद यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद हम वैदिक काल के बारे में पढ़ें डिटेल में। ठीक है। 1500 ईस्वी पूर्व में कौन आए भाई? भारत में आर्य। ठीक है। भारत में कौन आए? आर्य। 1500 ईस्वी पूर्व में भारत में आगमन होया। 1500 ईस्वी पूर्व भारत में आगमन होया आर्यों का। भारत में आगमन, किन का आगमन होया? आर्यों का। जो आर्यों का आगमन होया, सबसे ज्यादा जो तरक है ना, जो व्यू कहते हैं, जो सबसे ज्यादा व्यू एक व्यक्ति है मैक्स मूलर। सबसे ज्यादा व्यू के लोग, सबसे ज्यादा व्यू किसके माने जाते हैं? मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने बताया था जो ये आर्य है ना, भारत में आगमन होया था, ये आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से। जो ये आर्य हैं कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। जो हिस्ट्री में जो ये आर्य कहां से आए थे, सबसे ज्यादा व्यू जो सॉलिड व्यू माने जाते हैं वो किसके माने जाते हैं? मैक्स मूलर के। इसके बाद एक व्यक्ति और आया, बाल गंगाधर। कौन आया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बताया भाई जो ये आर्य हैं, ये आर्य मध्य एशिया से नहीं आए, ये ऐसे हो गया। ये कहां से आए थे? इसके अनुसार उत्तरी ध्रुव से। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार तो ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, और मैक्स मूलर के अनुसार ये आए थे मध्य एशिया से। फिर एक आदमी और आया जिसका नाम दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती। जो दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती के अनुसार जो ये आर्य आए थे, ये आए थे कहां से? तिब्बत से। क्लियर हुआ? आपने तीन व्यक्ति याद करने हैं। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए? तिब्बत से। अरे दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से। और सबसे ज्यादा व्यू जो माने जाते हैं मैक्स मूलर के माने जाते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य हैं वे कहां से आए थे? मध्य एशिया से। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? इन्होंने बताया था कि जो आर्य हैं वे कहाँ फैले हुए भारत में? उत्तर पश्चिम। जैसे सिंधु घाटी से बता दे ना, उत्तर पश्चिम में, उसी प्रकार आर्य भी कहाँ फैले हुए थे? उत्तर पश्चिम में। ये रब करना भी सारा बता देगा। जो आर्यों का विस्तार था वो उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम में सबसे उत्तर में है भी कश्मीर। और कश्मीर में कौन सा? नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ में तो कौन सा भी? कश्मीर। और दक्षिण में कहां तो फैले ये फैले हैं दक्षिण में नॉर्थ राजस्थान का एरिया। ठीक है। ये ऊपर कश्मीर थी भाई,
ऐसे लिख लो, है कश्मीर, और साउथ में राजस्थान। ठीक है, राजस्थान कहाँ तक फैले हुए हैं? राजस्थान और ऊपर कश्मीर। इस साइड है भाई जो ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर फैले हैं। जो वेस्टर्न गंगा है, वेस्टर्न गंगा वाली पार्ट तय लेकर यहाँ पर वेस्ट में कहाँ तक फैले है? वेस्ट में अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अफगानिस्तान की साइड वेस्टर्न गंगा, नीचे राजस्थान, साउथ में और नॉर्थ में कश्मीर। ये किसका विस्तार था? आर्यों का विस्तार। यहां तक क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ। पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम में कौन फैले थे? आर्य। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? इन आर्यों के कारण भारत का नाम पड़ा आर्यवर्त। इन आर्यों के कारण आर्यों के कारण भारत का नाम क्या पड़ा था भाई? आर्यवर्त। पहले जो भारत है, भारत नए टाइप क्या कहते थे? आर्यवर्त कहते थे। और भारत का पुराना नाम क्या था? आर्यवर्त। इसके बाद देखो भाई, चार वेद हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सारे के सारे चार विषय हुए किस माह है? वैदिक काल। और इसी वैदिक काल में क्या बताया हमने? दो ग्रंथ में बताए, एक रामायण, एक महाभारत। इसके बाद मैंने बताया जो वेद है, वेद का अर्थ है, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। और इन वेदों की रचना किसने करी थी? आर्यों ने। वेदों की रचना किसने करी थी? आर्यों ने। इसलिए आर्य का अर्थ क्या बना दिया? श्रेष्ठ। क्या बना दिया? श्रेष्ठ। या कैसे कहा? श्रेष्ठ है ऋषि मुनि। ठीक है, तो आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ या ऋषि और वेद का अर्थ ज्ञान। यहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी कई बार पेपर में पूछे गए हैं। अभी वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। और आर्यों का अर्थ है श्रेष्ठ या ऋषि। आर्यों के कारण ही भारत का जो पुराना नाम था वो क्या था? आर्यवर्त था। संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में आर्य फैले हुए थे, याद रखना भाई। और यहीं से वैदिक काल में सभ्यता की शुरुआत हुई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन वैदिक जो सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता। याद रखना भाई। डर क्या? जो वैदिक काल है, इसी काल में माना जाता है कि सबसे पहले जो ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हुई। इसलिए वैदिक काल को ग्रामीण सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और जो इनका मुख्य पैसा था ना, जो वैदिक काल में लोगों का मुख्य पैसा था वो कृषि और पशुपालन था। यहाँ कि लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था या पेशा था वो क्या था? कृषि और पशु
पालन। क्या कराया करते यहाँ के लोग? कृषि कराया करते और पशुपालन कराया करते। यहाँ तक समझ में एक बात। और एक बात और याद रखना भाई, यहाँ एक समाज चलता था पितृ प्रधान समाज, ठीक है, याद रखना। तो वैदिक काल है तो वहीं से स्टार्टिंग हुई थी इससे बता के। और जो परिवार में था जो मुख्य मेन हेड हुआ करता, परिवार का मुख्य या मुखिया के जो मुखिया हुआ करता वो कौन हुआ करता? पिता। और पिता मुखिया होने के कारण के वहां पितृ प्रधान समाज, ठीक है। और आज भी हमारा समाज कैसा भी पितृ प्रधान। आज भी हमारे घर में जो मुखिया होता है वो पिता ही हुआ है या किसके दिन है? वैदिक काल के दिन। समझ में आई या नहीं है? इसलिए ऋग्वेद काल में पिता का उल्लेख है ना, पिता का उल्लेख सबसे ज्यादा बार करेगा, सबसे ज्यादा बार करेगा 335 बार। याद रखना। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? और भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, याद रखना। और इसमें शहरी आबादी है और ग्रामीण आबादी भी माना जाता। ग्रामीण आबादी कितनी है? 69 और शहरी आबादी कितनी है? 31.9%, ठीक है। ये आबादी किसकी मानी जाती है? शहरी और ग्रामीण। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक मिनट। 68.9 ये देखो 31.1% सर। 31.1% ये, ठीक है। ये देखो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने बताया संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में वैदिक से बताती। एक मात्र ग्रामीण सभ्यता कौन सी सभ्यता मानी जाती है? वैदिक सभ्यता, ठीक है। जो यहाँ के लोग थे, लोगों का जो मुख्य पेशा था व्यवसाय था के था कृषि और पशुपालन, ठीक है। इससे बता दो पितृ प्रधान से बता देगा वहाँ वैदिक सभ्यता तो है ही है। और एक प्रकार से ग्रामीण से बता देगा वहाँ यहाँ का जो मेन परिवार हुआ करते, उन परिवारों के जो मेन मुखिया हुआ करते वे कौन हुआ करते? पिता। इसलिए वैदिक सभ्यता क्या भी पितृ प्रधान सभ्यता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आज भी पिता को ही मेन हेड मानना भी परिवार का, इस बात को सभी ने पता है। सभी के घर में पिता है, पिता की जल है, ठीक है। और भी ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख सबसे ज्यादा बार कर रखा है 335 बार। ये आप पढ़ डालिए ऋग्वेद काल। यो तो था सारा वैदिक काल लगभग। और इसी वैदिक काल में 4 वर्णों का उल्लेख हुआ था, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। इस आगे आ जाओ, पढ़ाएंगे हम पहले तो ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल 2 पीढ़ा पढ़ाएंगे वैदिक काल को। एक तो वैदिक काल, वैदिक काल में 2 पार्ट, जैसे पहले तो ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल तो पहला ऋग्वेद है ही है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद
1500 ईसा पूर्व होता है 1000 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। और इस वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल 10 मंडल है। जो दूसरा एंड 7वां मंडल है सबसे वो सबसे पुराना है। और पहला और 10वां मंडल नया मंडल सबसे नया मंडल या सबसे नए मंडल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? देख, पहला हुआ ऋग्वेद, होया ऋग्वेद काल कहलाया। फिर हुआ उत्तरवेदिक काल। उत्तरवेदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे के सारे वेद मिला दिए। और सारे के सारे वेद मिलाने का काम किसने किया था? वेद व्यास। और ये याद से बता क्या क्या लाइन करे? वैदिक से क्लियर है? वैदिक से बता क्यों का वहाँ? क्योंकि ऋग्वेद के साथ साथ यजुर, अथर्व, सोम सारे के सारे वेदों को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? वेद व्यास। यह बात याद रखना भाई। ठीक है। और मैंने बताया सबसे जो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल में से पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। और याद रखना 2 मंडल तो याद रखने हैं। एक तो थर्ड मंडल, एक तो थर्ड मंडल और एक मंडल याद रखना है 10वां मंडल। ठीक है। जो तीसरा मंडल है ना, इसमें या ऐसे कैसे थर्ड मंडल की जो रचना है, रचना की विश्वामित्र ने थर्ड मंडल की रचना करी थी विश्वामित्र ने। और इसी मतलब मंडल में एक मंत्र है, नाम की गायत्री मंत्र। और यो गायत्री मंत्र किसका उल्लेख कर है? सावित्री का। ठीक है। और सावित्री का मतलब कैसे कहाँ का? विश्वामित्र ने ही इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। और ये मंत्र जो ये सावित्री को समर्पित है। मतलब ये मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। ठीक है। और सावित्री मतलब क्या भाई? इसमें क्या हुआ है? जो भगवान सूर्य है, भगवान सूर्य की स्तुति, भगवान सूर्य की स्तुति किस कौन कर है? जो ये सावित्री बात है, सावित्री को समर्पित है। और सावित्री में क्या हुआ है? भगवान सूर्य की स्तुति हुआ है। यही गायत्री मंत्र है। ठीक है। और ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर मंत्र माना जाता है यही गायत्री मंत्र। आज हम स्कूलों में देखा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार पूरे ले के साथ गोया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? कौन सा मंडल में है? ये आ जाओ 10वां मंडल। 10वां मंडल की रचना करी थी मात्सुक्तिय ने या महर्षि सुक्तिय ने। महर्षि सुक्तिय, महर्षि सुक्तिय ने इसकी रचना करी थी 10वां मंडल की। और 10वां मंडल है जो उसमें जो मनुष्य की वर्ण व्यवस्था है इसी मंडल में क्या रखा गया है? इसी मंडल में मनुष्य की वर्ण व्यवस्था का
उल्लेख कर रखा है। ठीक है, इसी में बताया है कि उस टाइम पर जो सबसे उच्च कोटि का आदमी समझा जाता था वो ब्राह्मण को समझा जाता था। उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद स्तरीय, फिर वैश्य, उसके बाद वैश्य और वैश्य के बाद शूद्र। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें चार अवस्था आई गई एक प्रकार से। इस वर्णावस्था में पहले नंबर पर कौन भी? ब्राह्मण, दूसरे पे स्तरीय, तीसरे पे वैश्य, फोर्थ नंबर पर शूद्र। शूद्र ये सही। ठीक है, क्लियर हो गया? जो यह वर्णावस्था ना उस टाइम पर थी कर्म पर आधारित, जिसके साथ पे आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। जो मंत्रों का उच्चारण करता था, ठीक है, एक प्रकार से पंडिताई करता था, वो ब्राह्मण हुआ करता। ठीक है, और ब्राह्मण एक प्रकार से उनकी रक्षा करना हुआ करता। वैसे कौन हुआ करता है? जो स्त्रीय तो वो वही जो तलवारबाजी चलावे, वैसे की सेवा पानी करना वाला, वो शुद्ध समझा करते, बिल्कुल नीच कोटि का व्यक्ति। ठीक है, समझ वही बात। जैसे आप आज ऐसी में नहीं लेवा, लेकिन ये मतलब उस टाइम पर कर्म पर आधारित थे। ठीक है, जो भी काम जो भी कराया करता, देख भाई आज का टाइम पर कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, सारे इक्वल हैं। लेकिन हमारे पुराने जमाने में समझा करते ये जात पात का जो भी फर्क है वो पुराने जमाने में वो जा लिया। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? एक तो सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो एससी से हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे बीसी है या जनरल है, सभी समान है। ठीक है, अपने पहले अपना घर में देखा होगा कि भाई कितने मतलब भेदभाव हुआ करते, देखा है। ये जो कर्म पर आधारित थी ना ये व्यवस्था, ये कुछ ही टाइम तक टकी रही। फिर आगे चलकर ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। जिस परिवार में इसका जन्म होगा, अगर ब्राह्मण के घर बेटा हुआ है तो क्या कहलाया? ब्राह्मण। स्तरीय के घर बेटा हुआ तो स्तरीय। ठीक है, और कर्म पर आधारित है। कर्म पे आधारित है। जैसे पहले तू कराया करती पंडिताई तो तू होगी ब्राह्मण, मतलब जो काम करेंगे उसका आधार पे। अगर तलवारबाजी चलाओगी तो स्तरीय। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आएगी? यह प्रथा कुछ टाइम टिकी, फिर यह आगे चलकर किस पर आधारित हुई? जन्म पर आधारित। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया नहीं आई? ठीक है, बात आ जाओ। जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है, बता सकते हो? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती। ठीक है, और याद रखना सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती, और सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी थी? प्रसिद्ध नदी थी सिंधु। आप ये चीज देखकर बता सको कि उस टाइम पर गंगा और यमुना की इंपोर्टेंस क्या थी? बिल्कुल कम ही थी। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का प्रयोग तो सिर्फ कई बार, एक बार, और यमुना का प्रयोग 3 बार किया गया। और ऋग्वेद में एक
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिखना है ऋग्वेद में गंगा का गंगा गंगा का प्रयोग एक बार और क्या करें गोरा, क्या कहा गंगा को? गोरा। और ऋग्वेद में यमुना का प्रयोग 3 बार और यमुना को फिर क्या हुई? कालिंदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में यमुना नदी को क्या कहकर पुकारा गया है? कालिंदी। गंगा नदी को क्या कहकर पुकारा गया है? गोरा। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ? पूरे के पूरे ऋग्वेद में कहीं पर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन शब्दों का कहीं पर भी प्रयोग नहीं, या शिव कह लो, ब्रह्मा, विष्णु, शिव का ऋग्वेद में कहीं पर भी क्या नहीं हुई? उल्लेख नहीं किया गया है। याद रखना भाई। पूरे के पूरे ऋग्वेद में कहीं पर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव का उल्लेख नहीं है। उल्लेख है तो किसका है? रुद्र का, इंद्र का भी नहीं है ऐसा। ठीक है, इंद्र का है, लेकिन यार इंद्र भगवान थोड़ी ना हो, तो देवता का आवन है। ओनली प्रयोग हो रहा है, तो 3 बार प्रयोग हो रहा है। 3 बार उल्लेख किसका है? रुद्र का। और रुद्र का पाचे कौन? लॉर्ड शिवा, शिव भगवान। ठीक है, या लॉर्ड शिवा का लॉर्ड शिव भगवान का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यह नहीं हुआ? समझ में एक बात। इंद्र का प्रयोग है ही, वो तो बात अलग है। मतलब जो ये पूरे के पूरे ऋग्वेद काल में जो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, ठीक है, या कैसा ब्रह्मा, विष्णु, शिव है, इनका प्रयोग नहीं है। मैं भगवान तो ये है, जो इंद्र है, सूर्य है, ये तो देवता की उसमें कैटेगरी में आता है। ठीक है, 3 बार उल्लेख है तो किसका? ओनली रुद्र का, जिसने आप एक वहां लॉर्ड शिवा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, उसे के को वहां उत्तर या ओता याद रखें। ठीक है, ऋग्वेद समझ में आया? ऋग्वेद समझ में आया? ऋग्वेद में मैंने बताया जो इसमें पहला और जो 10वां वेद है, मतलब मंडल में 10 मंडल है, पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नया मंडल है। दूसरा और 7वां मंडल है जो सबसे पुराना मंडल है। इसमें मैंने बताया 3rd मंडल और 1 मंडल और 10वां मंडल। 3rd मंडल की रचना की नगरी थी विश्वामित्र, उसी में है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र की रचना, जब इस मंडल की रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने करी थी, तो गायत्री मंत्र की भी रचना की नगरी थी। ठीक है, और गायत्री मंत्र में किसकी स्तुति दिखाई गई है? एक प्रकार से भगवान सूर्य की स्तुति दिखाई गई है। और कौन करा भी? सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, सावित्री देवी को समर्पित है। किसकी स्तुति करी गई है भाई? भगवान सूर्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया?
और मैंने बताया जो 10वां मंडल है उसकी रचना करी थी महासूक्तिय ने। और 10वें मंडल में ही जो वर्ण व्यवस्था मनुष्य की उनका उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था में दिखाया गया है कि जो सबसे ग्रेटर हुआ करता वो ब्राह्मण हुआ करता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर उसके नीचे कैटेगरी में वैश्य, और सबसे नीचे कैटेगरी में सब जा करके शूद्र। ये प्रथाएं है जो ये उस टाइम पर कर्म पर आधारित थी, लेकिन ये कर्म पर आधारित प्रथा उस टाइम तक ही टिक पाई। फिर प्रथा किस पे होगी? जन्म पर। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्र, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और वैश्य का बेटा वैश्य कहलाता। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। एक एक बात हमने बताया था ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी और सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी थी। ये बात देखकर हमें ये पता चलते कि गंगा और यमुना की इम्पोर्टेंस कम थी। गंगा का प्रयोग ओनली एक ही बार इसका रूप में होया है गोरा सा, ठीक है, और यमुना का प्रयोग ओनली 3 बार हुआ है कालिंदी के नाम से, ठीक है। इसके बाद पूरे पूरे भारतवर्ष में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कहीं पर भी इनके मंत्रों में ऋग्वेद में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं था विष्णु, ब्रह्मा और शिव। ओनली उल्लेख आया तो कितनी बार? 3 बार। किसका आया है? रुद्र। रुद्र ने के कहा लॉर्ड शिवा, और ऋग्वेद के मंत्रों का जो व्यक्ति उच्चारण करता था उसे के कमाते और उत्तर प्राप्त होता। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए आगे। आगे भी जो तो था ऋग्वेद। एक प्रकार से उत्तर वैदिक काल में वापस 3 वेद पढ़ाना, सोम, यजुर, अथर्व, ये वापस सामवेद पढ़ाएंगे, ठीक है। सभी का पता भी जो सामवेद हुआ है, सामवेद में इसका उल्लेख है भाई किसका? संगीत का, गायन का, ठीक है। गायन कह लो, संगीत कह लो। और ये भी पता भाई इसके अंदर जो ऋग्वेद के मंत्र है ना, उन मंत्रों का इस्तेमाल गाने के रूप में करेगा है। जो ऋग्वेद के मंत्र है उनका एक प्रकार जो मंत्र है उनको मंत्र को गाने के रूप में तो उल्लेख करते हैं। मतलब ऋग्वेद के मंत्रों का किसका उल्लेख में कर रखा है? गाने के रूप में, गायन बना रखा है। और भाई जो गायन तो वहाँ वही एक प्रकार से जो गायन संगीत है वो कहीं से निकल के आए हैं? इसी सामवेद से निकल आए हैं। तो आप कह सकते हाँ भारतीय संगीत का जनक भारतीय संगीत का जनक किसी को वहाँ एक वेद है जिसमें वहाँ सामवेद। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और सामवेद कोई भारतीय संगीत का जनक हो वहाँ, और सामवेद में 7 स्वर सबसे पहले जो मिले हैं जो 7 स्वर जिससे एक प्रकार से संगीत की उत्पत्ति हुई है। ये हुए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 स्वर है, कहाँ से मिले हैं? इसी सामवेद से मिले हैं। और सामवेद के मंत्र का उच्चारण करा है उसने के को वहाँ उद्गाता को वहाँ। और याद रखना, ये पॉइंट भी याद रखना, जो सामवेद के मंत्र है ना, सामवेद के मंत्र है या कैसे सामवेद में गावा है। और ऋग्वेद के मंत्रों ने एक प्रकार से गायन के रूप में सामवेद में यूज कर रखा है। लेकिन सामवेद के कुछ मंत्र है
लेकिन उन मंत्रों में किसका उल्लेख है? भगवान शिव का, याद रखना। ठीक है, जो सामवेद मंत्रों का उल्लेख कर रहे हैं, करता है, उसे के वहां उधर गाता। यो तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो ही रहा। और ये बात भी याद रखना, जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण है उसमें किसकी स्तुति भी रहती है? भगवान शिव की स्तुति भी रहती है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले। सामवेद के बाद आज यजुर्वेद। सामवेद के बाद आप पढ़ाएंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में एक शब्द है यजु, और यजु का अर्थ है यज्ञ। यजु का अर्थ है यज्ञ। ठीक है, जितने भी यज्ञ के नियम, जितने भी यज्ञ के नियम या अन्य धार्मिक क्रियाएं हैं, या अन्य धार्मिक क्रिया उनका उल्लेख सारा किसमें भाई? यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञ या यज्ञ से संबंधित कोई भी नियम है, उनके धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सभी का उल्लेख किसमें दे रहा है? क्या है? यजुर्वेद में। यहाँ तक क्लियर होया? यह एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद, एकमात्र ऐसा वेद जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है। ठीक है, ठीक है। ये वो यार क्लियर है नहीं आ रहा? गद्य और पद्य दोनों एकमात्र ऐसा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है, ये जो पाठ मैंने बताया यज्ञ, और जो भी व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उनका अध्ययन, जो भी इसके मंत्रों का उच्चारण करता है, मंत्रों के उच्चारण करने वाले अध्ययन को मानेंगे। के कहेंगे अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, ऐसे अध्ययन। ठीक है, अध्ययन क्या जाना? अध्ययन भी क्या जाना? ठीक है, ठीक है, ये कहिए क्लियर हो गया? समझ में आई या नहीं आई? पक्का हो गया? एक वेद रह गया, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो अथर्ववेद है, जो सबसे नवीनतम वेद है, सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, और इसी वेद में ब्लैक मैजिक जादू टोना, मतलब वही जादू टोना। ठीक है, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत,
भूत प्रेत, ठीक है, वसीकरण। और एक और इम्पोर्टेंट है भाई आयुर्वेद। आयुर्वेद सुना है? आयुर्वेद एक उपवेद है। जो आयुर्वेद है ना, जो आयुर्वेद या आयुर्वेदिक उपचार का ध्यान धन्वंतरी ने करा था, वो इसी माह है, ठीक है। तो हमारी बात क्यों नहीं आई? आयुर्वेद कह लो, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, वसीकरण, भूत प्रेत, ये किस माह है? अथर्ववेद माह। और जो भी अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करेगा उनके को वहाँ मंत्रों के उच्चारण करने वाले को वहाँ ब्रह्मा, वहाँ ब्रह्मा, ठीक है। क्लियर हो गया? याद रखना भाई, हमने 4 वेद पढ़े, तो ये 4 वेद एक सारे किसका पार्ट है? वैदिक। वैदिक काल में इन 4 वेदों के साथ साथ में उपनिषद भी आ गए। और कितने उपनिषद है? उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 है। और याद रखना 6 वेदांत उपनिषद। उपनिषद में मतलब ऊपर उपनिषद, उप का अर्थ है समीप, उपनिषद का अर्थ है बैठना। और उपनिषद का मतलब है समीप में बैठना, मतलब पास पास बैठना, ठीक है। और इन उपनिषदों के अंदर कितने उपनिषद है? ये 108 तो उपनिषद है की संख्या। और कितने वेदांग है? वेदांग है 6, याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें उपनिषद में हम 2 उपनिषद पढ़ाएंगे जो पेपर में सबसे ज्यादा हो। एक तो मुंडकोपनिषद, एक है मांडूकोपनिषद। मुंडकोपनिषद सभी ने सुन रखा है। मुंडकोपनिषद सबने सुन रखा है। व्यास के लिए रखा है सत्यमेव जयते, सत्य के हमेशा जी। सत्यमेव जयते कहाँ से ले रखा है? मुंडकोपनिषद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक और मांडू के उपनिषद, और मांडूकोपनिषद ले रखा है सत्यम एवं सुंदरम, ठीक है। ये 2 उपनिषद को याद रखने हैं। सत्यम एवं सुंदरम कौन से उपनिषद से ले रखा है? मांडूक है। और सत्यम में जयते मुंडको उपनिषद। सत्य शिव सुंदरम का अर्थ है सत्य ही शिव, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। इस प्रकार से जो शिव ही सुंदर है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। आपने गाना देखा हो कौन सी फिल्म हो जिसमें लास्ट में बाढ़ आ गया? सत्यम शिव सुंदरम की फिल्म है, ठीक है। याद रखना इन उपनिषदा के बाद 700 BC पाए गए। 700 BC में एक धातु का यूज होना क्या है? 700 BC में 700 BC में एक धातु का आविष्कार हो गया है। कौन सी धातु? लोहे का आविष्कार,
जैसे इस लोहे का आविष्कार हुआ है तो क्या हो गया है आधुनिकीकरण। जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ है तो जल्दी ही से क्यों है आधुनिकीकरण। और जैसे ही आधुनिकीकरण हुआ है लिपियों की शुरुआत हो गया है। किन की शुरुआत हो गया है लिपियों की। और लिपियों की शुरुआत होगी तो इन लिपियों को क्या दिया जाए पढ़ा गया। और इसके बाद जितनी भी लिपियां लिख रहती है हमने उन लिपियों को पढ़ने में क्या मिली है सफलता। इससे पहले जो लिखा गया ना वो एक प्रकार का भाव चित्रात्मक शैली है ना उसमें लिखा गया है, ठीक है ना। एक प्रकार का चित्र है जो पढ़ने लायक लिपि थी वो नहीं थी। जैसे लोहे का आविष्कार हुआ आधुनिकीकरण बढ़ा और लिपियों की शुरुआत होगी। यहीं से जो वैदिक युग है वो समाप्त हो गया और एक नए युग की शुरुआत होगी हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा हिस्टोरिक पीरियड जनाब ऐतिहासिक काल का हुआ। और ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध जैन, उसके बाद फिर महाजनपद आए। महाजनपद आने के बाद फिर क्या है राजाओं की शुरुआत हो जाए प्रकार से मगध आ जाए चंद्रगुप्त मौर्य मतलब जितने भी हैं ये इसी के बाद आते सारे ये सारे, ठीक है। कल तक हम स्टार्टिंग करेंगे ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में पहला तो हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म और फिर जैन धर्म। ऐसे ही चलता रहेगा और पूरी क्लास आप और पूरी हिस्ट्री ऐसे ही समाप्त करते हैं, ठीक है।